सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर की वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के गद्य खंड में संकलित 5वां अध्याय जो गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी है, कहानी विधा की रचना है, उसका प्रथम व्याख्यान देखेंगे। शेखर जोशी का गलता लोहा। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। तो शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा में सन 1932 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बड़े परिवर्तन हुए। इस समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर नई तरह की कहानियां लिखनी शुरू की। इस तरह कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। इस नए उठान को नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया। इस आंदोलन में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पहल सम्मान प्राप्त हुआ था। पहल एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और वो इनको प्राप्त हुआ था। आपकी रचनाएं हैं, कहानी संग्रह है कोशी का घटवार। आप देख सकते हैं, कोशी का घटवार, साथ के लोग, दाजियो बहुत चर्चित कहानी इनकी हुई। हलवाड़ा, नौरंगी बीमार है, ये सब बहुत चर्चित कहानियां हैं। आपने एक शब्द चित्र भी लिखा है, एक पेड़ की याद। इनकी कहानियां कई भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाच्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। इस तरह से देखा गया। दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी दाजू है, उस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी निर्माण हो गया है। आपका साहित्यिक परिचय अगर देखें तो शेखर जोशी की कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका इनकी कहानियों में जगत पाता है। निहायत सजग एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीकी नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। इनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। पाठ का सारांश है कि गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है और इसमें जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन विषम परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मम झूठे भाईचारा की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। कहते हैं कि
वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जातियां कितनी हावी हो चुकी हैं, इस पर राजनीति हो रही है, इस पर विभिन्न तरह के कृत्य हो रहे हैं। हर एक वर्ग अपने इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। जैसे एससी वर्ग के लोग हैं, जो हरिजन वर्ग के लोग हैं, एक भीम आर्मी बनाए हुए हैं। तो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, वो परशुराम सेना बनाए हुए हैं। तो क्षत्रिय कहाँ उनसे कम हैं, विशेन हैं, ठाकुर हैं, और न जाने उनमें कितने कितने तरह के लोग पाए जाते हैं। इनकी एक अपना वर्चस्व, एक अपना प्रचलन अलग ही देखने को मिलता है। यादवों का अपना एक संगठन अलग ही है। तो तमाम तरीके के इस तरह की राजनीतिक पार्टियां जो अपना पहचान दे करके और अपनी सह दे करके युवाओं को बर्बाद करने पे तुली हुई है। और उसका अफीम अर्थात धर्म का अफीम पिला करके, जात का अफीम खिला करके, और लोगों के अंदर, लोगों के ब्लडों में इस नशा को इस तरह से उतार दिया जा रहा है कि हमारी पूरी तरह से जो युवा पीढ़ियाँ हैं वो बर्बादी के कगार पर चलती हुई दिखाई देती हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत ही अच्छी कहानी है। गलता लोहा का फर्स्ट पैराग्राफ है कि मोहन के पैर अनायास से शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। कहते हैं कि मोहन का पैर, मोहन एक मेधावी छात्र होता है और ब्राह्मण पुत्र होता है। तो कहते हैं मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगुण शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुन रहा था। कहते हैं कि नहीं चाहते हुए भी मोहन अचानक एक दिन उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसके मन की कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की, अर्थात धनराम लोहार जो उसे अपने पास बुलाता है, उसकी अनगुण शेष, जिसे वो पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुन रहा था, निहाई पर लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़ी की धूप धप आवाज, ठप ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता तनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। चूँकि आगे चल करके कहानी का एक विस्तार होगा, कहानी बीच से यहाँ ली गई है, तो ये फ्लैशबैक तकनीकी के तहत कहानी आगे बढ़ती है कि मोहन अपने ही बचपन में बड़ा मेधावी होता है। घर में, परिवार में, गांव में बड़ी उम्मीदें लोगों को उससे होती हैं कि कल को ये कोई बड़ा अफसर बन करके कि हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन अपने सगे संबंधियों के जाल में ऐसे वो फंस जाता है और दूर अपने से पराए शहरों में, अपने नज़दीक के शहरों में चला जाता है और वहाँ अपने से जाल में ऐसे पड़ जाता है जिससे उसके कार्य बाधित हो जाते हैं, उसका पढ़ाई लिखाई बाधित हो जाता है और वह पूरी तरह से मन नहीं लगा पाता है और मार्गदर्शन का अभाव उसके पास होता है और वो तकनीकी संस्थानों में प्रवेश पा लेता है और अपने आप में, अर्थात अपने ब्लड में कौशलों को, स्किल जो होता है, इसको डेवलप कर लेता है और लोहे की बारीकियों आदि को, लोहे की क्वालिटियों आदि को वो खूबी जानता पहचानता है। सो यही यथावत बात है कि जो धनराम है उसका खानदानी पेशा लोहे का है, वो लुहार वर्ग का है, खानदानी पेशा उसका लोहे का है। तो एक उसके इस ऑफर को वह ठुकरा तो देता है, वो बुलाता है तो नहीं जाता है, क्योंकि अपर वर्ग का अर्थात ब्राह्मण कुल का इन लोगों के दरवाजे पर जाना या इनके खाट पर बैठना मनाही होती थी। उस परिवेश के लोगों की ऐसी मानसिकता थी। लंबे बेंट वाले हंसुओं को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काटकर छांटकर साफ कराएगा। कहते हैं अचानक एक दिन उसके मन में आया कि उसके खेत के अगल बगल जो कांटेदार झाड़ियाँ उग करके बड़ी बड़ी हो गई है, जो फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं, अब मैं उनको काट करके दूर कर दूंगा। तब वो एक हंसुए मीन्स घास काटने का एक औजार होता है, लोहे का बना एक शस्त्र है, तो उसको लेकर के वो जाता है। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का वो काम नहीं। बंशीधर जो हैं वो मोहन के पिता हैं, तो कहते हैं कि बूढ़े हो गए हैं तो इनके बस के बाहर की बात है, अब मोहन को ही वो सारी चीज़ें संभालनी पड़ेगी। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। अर्थात वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण अपना व्यवसाय, जैसे धनराम लोहार था
तो लोहार होने के साथ वो अपना पेशा अपना लिया था, और ये ब्राह्मण थे तो ये पुरोहिती का पेशा अपना लिए थे। जजमानों के यहाँ जाते थे, जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, पूजा अर्चन होता था, रामायण भगवत गीता आदि के पाठ होते थे, उस पाठ के दौरान जो कुछ इनको मिलता था उससे इनके घर का खर्च चलता था। अब बुढ़ापे में बहुत दूर तक नहीं जा पाते थे, ज़्यादा एरिया, ज़्यादा क्षेत्र कवर नहीं कर पाते थे, इसलिए अब दिक्कतें हो रही थी। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उनसे सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्रापीठ कराना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। कहते हैं कि जैसे बेटे को बढ़ते हुए देख करके पिता को एक आस हो जाती है कि अब ये बखूबी सारी चीज़ें संभाल लेगा, तो इनको भी लगता है कि हम नहीं हैं तो हमारा पुत्र वो सारी चीज़ें कर लेगा। तब सुबह सुबह उसे सुनाने के उद्देश्य से कहते हैं कि गणनाथ उनके एक यजमान का नाम है, तो कहते हैं उनके यहाँ चंद्रदत्त जी के यहाँ जा कर के रुद्रापीठ करना था, मुश्किल लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता तो ऐसी बातें नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। लेकिन कहते हैं मोहन पिता के इस आशय को समझ पाया, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन यहाँ मामला ये फंस जाता था कि अब ये कोई खेती गृहस्थी का काम तो था नहीं, कहीं जाना तो था नहीं, अब ये पुरोहिती का विद्वता का काम था। तो मोहन कभी इस तरह का वो काम किया नहीं था, इसलिए उसको कभी प्रैक्टिस, कोई अभ्यास इसका था नहीं कि वो जा कर के कर दे। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई हो वैसे ही अनुत्तरित रह गई। जैसे कोई हवा में कुछ कह के छोड़ देता है और उसका कोई निरुत्तर हो जाता है, कोई उत्तर नहीं पाता है, वैसे यहाँ हो गया, क्योंकि वो उसके बस के बाहर की बात थी, तो भला कैसे संभव हो पाती। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद मीन्स होता है मुरझा जाना, जंग लग जाना, वो अपनी गति करने में सक्षम न होना। तो कहते कि पिता के उस भार को न पूर्ण कर सका, लेकिन खेती के भार को पूर्ण करने के लिए इसने मन बनाया और हंसुआ उठा करके खेत की तरफ चल देता है। फिर जब उस पर हाथ लगा करके देखता है तो वो कुंद मोटी हो चुकी है। धनाम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ में भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन भट्ठी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठ उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। कहते हैं धनाम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता था। धौंकनी फूंकना में से एक होता है चमड़े का बना औजार चलाने वाला, जिसे हवा निकलता है, लोहार के पास आपने देखा होगा, और वो उसके जो लोहे के पार्ट्स होते हैं उसको लाल गर्म करता है, कोयले को जला करके वो हवा से एकदम ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। तो कहते हैं दूर कनस्तर पर, अर्थात एक छोटे से बर्तन आदि पे या छोटे से कोई ऐसे छोटा कोई पात्र पे बैठ करके और इसकी कला को देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। दोनों अपने साथ क्लासमेट हुआ करते थे एक समय में। तो त्रिलोचन सिंह मास्टर इन लोगों दोनों बच्चों के हुआ करते थे। तो मोहन पूछता है कि अब तो वो नहीं रहे होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे और दोनों अपने प्रारंभिक जीवन की बातें करने लगे थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आमदनी आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों एक जैसी किसी बात की हुई। कहते हैं दोनों अपने पुनः वापसी दुनिया में लौट आए, और जो धर्म का, जो जात का भेदभाव था, जैसे बच्चों में कौन पर अपना है कौन पराया है, ये भेदभाव खत्म हो जाता है।
कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, कौन धोबी है, कौन पासी है, कौन हरिजन है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन यादव है, आदि आदि के भेदभाव भूल करके वो मित्रता कर लेते हैं एक दूसरे से। वैसे ही यहाँ देखने को मिलता था कि गांव में इस तरह का प्रचलन तो था। अपर और निम्न वर्ग अर्थात एक उच्च कोटि की वर्ग होती थे और एक निम्न वर्ग होते थे। तो निम्न वर्ग की श्रेणी में ये धननाम आता था, जो गांव के एक छोर पर इसको बसाया गया था। और ब्राह्मण कुल तो गांव के शिरोमणि हुआ करते थे, तो मोहन उनके खानदान का था, तो गांव में हुआ करता था। लेकिन यहाँ वे द्वेष खत्म हो जाता है, वे जात धर्म खत्म हो जाते हैं, वे सब कुछ सिर्फ भाईचारा, अब सिर्फ अपनत्व और वो बचपन के मित्रता साथ रह जाती है और कुछ भी नहीं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हुआ करते थे उसके त्रिलोचन सिंह जी। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूला बच्चों को जैसे सांप सूख गया है। कड़े स्वर में वो पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? और कहते हैं कि उनका भय सारे बच्चों में हुआ करता था और कड़े स्वर में वो पूछते कि क्या प्रार्थना तुम सारे लोगों ने कर ली है? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका सम्मिलित स्वर पहुंचता है। कहते हैं कि ये कन्फर्म था, ये जान भी रहे थे कि यदि प्रार्थना हो जाती तो वो जिस दुकान तक होते थे, जहाँ पे वो बैठते थे, वहाँ तक इसकी आवाज़ अवश्य जाती। लेकिन वो बच्चों से कन्फर्म करना चाहते थे, विश्वास होना चाहते थे। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, मोहन उनका सबसे प्रिय शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। पुरोहित मीन्स होता है कि जजमान, अर्थात जो हमारे कुल धर्म के गुरु होते हैं, कुल खानदान के गुरु होते हैं, को पुरोहित की संज्ञा दी जाती है। तो मोहन उनका पुत्र था और बड़ा ही कुशाग्र मीन्स होता है बहुत ही तीव्र बुद्धि का, बहुत ही ज्ञानवान, और गायन में भी बड़ा निपुण था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उत्खंड प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही से सवाल मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। जब किसी बच्चे को जब कोई सवाल आज नहीं आता था, तब वो मोहन से पूछते थे और मोहन जैसी उनकी उम्मीदें होती थी, उस उम्मीद पे खरा उतरता था। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसुड़ी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। और फिर जो बालक नहीं बता पाता था, उसको दंड का विधान मोहन बता देता था। तो इनकी एक खासियत हुआ करती थी कि जो बच्चे आंसर बता देते थे, उन्हीं से जो नहीं बता पाते थे उनके दंड का विधान चयन करते थे कि इनको क्या दंड दिया जाए, और वही दंड देता था। पकड़ इसका कान और लगा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनाम भी उन अनेक छात्रों में एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथ कई बार बेटे खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनाम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। उसका इस कारण शायद यह था कि बचपन में ही मन में बैठा दी गई थी जातिगत हीनता के कारण धनाम कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। कहते हैं कि बचपन में ही जातिगत हीनता ऐसे कोस करके बच्चों को भर गई थी कि वो मान लिया था कि हम चाहे कितना हो पढ़ लिख लें, हमको वो लुहारगिरी करना है। और ये तो अर्थात जो ब्राह्मण वर्ग का मोहन था, वो तो अपना पुरोहिती का काम सर्वदा पाया हुआ है, विद्वता का काम तो सर्वदा पाया हुआ है, तो शिक्षा पे इन्हीं का अधिकार है, हम लोगों का नहीं। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनाम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। कहते हैं उनको विश्वास था कि एक न एक दिन मोहन बड़ा अच्छा काम करेगा
और कर करके स्कूल का, हमारा क्षेत्र का, अपनी जनता का, माता पिता का, सबका नाम रोशन करेगा। और धनराम और गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुंह देख पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार भी उस पर विशेष ध्यान देते। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना। धनराम को स्कूल में लोग प्यार से धनुआ धनुआ कहते थे। सो अचानक एक दिन मास्टर साहब ने उससे कहा कि तेरा का पहाड़ा सुनाओ। 12 का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि 12 तक पहाड़ा तो वो मास्टर के डर से जैसे तैसे याद कर लिया था, लेकिन 13 का जो पहाड़ा था वो उसके सामने इस भांति पहाड़ बन के खड़ा था जिसको कभी हिला डुला नहीं जा सकता है, वो अजर अमर है। 13 एकम 13 धनुआ बोलना शुरू करता है कि 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटाक एक छड़ संटी उसकी पिंडलियों पर। पिंडली मीन्स होता है कि हाथ के ऊपर के जो हड्डियों का भाग होता है वो, या पैर के घुटनों का, या जो मतलब हड्डी उभार जो शरीर के, हाथ के या पैर, खास करके हाथ के ऊपर के हिस्से को जो हड्डियों का उभार होता है उसको कहते हैं। मार साहब ने लगाई कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संडी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। और फिर अपने एक शिष्य को आदेश देते हैं, वह जा करके, और इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि जिस बच्चे को दंड पाना होता है वही अपने दंड का विधान चयन करता है और वही अपने लिए छड़ी चुन करके लाता है और उसी से उसको मार पड़ती है। तो इन्होंने भी धनुआ को पार छड़ी लेने के लिए भेज दिया और मन में ठान ली कि आज अपने छड़ी के बल पर मैं इससे 13 का पहाड़ा याद करवा ही दूंगा, सुन ही लूँगा। इस तरह का विश्वास लेकर के वो उसे छड़ी लाने के लिए भेज देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि धनुआ क्या पढ़ पाता है, आगे की शिक्षा कंटिन्यू कर पाता है, क्या मोहन अच्छा अधिकारी बन पाता है, क्या पढ़ने के लिए आगे की कक्षाओं में मोहन को कहाँ जाना पड़ता है, गांव जवार के उम्मीदों पर क्या वो खरा उतरता है, उसके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, फिर दोनों एक कैसे हो जाते हैं, आदि आदि बातों पर अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।